जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश कोड 504 का लेसन नंबर 17 करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है कॉग्निटिव टेक्सचुअल सोशल ओरिएंटेशंस एंड फंक्शनलिज्म। मतलब इसमें हमने कॉग्निटिव ओरिएंटेशन पढ़नी है, टेक्सचुअल ओरिएंटेशन, सोशल ओरिएंटेशन और फिर हम पढ़ेंगे कि फंक्शनलिज्म क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। और इंशाल्लाह ये चैनल आप लोगों के लिए इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करेगा और आप लोगों के लिए जनरल इंग्लिश के लिए अभी बहुत सारा मवाद, बहुत सारा मटेरियल इंशाल्लाह हम लोग अपलोड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इंग्लिश 504 का लेसन 17। सबसे पहले जी, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाय द वर्क ऑफ सॉल्बिन 1985 दैट प्रपोज एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिक चाइल्ड ग्रामर in which children construct their own form, function, relationship to reflect the child's eye viewed of the world. He suggested that one of the opening wedges for grammar is the linguistics encoding of a scene in which an agent brings about change of state in an object. अच्छा जी, वो कहते हैं कि जो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन है इसको अगर हमने समझना हो तो फिर सॉल्बिन ने एक काम किया था और उसने एक आइडिया दिया था कि बेसिक चाइल्ड ग्रामर कि जो बच्चा है, जो उसके जहन में एक बेसिक जो ग्रामर होती है, ग्रामर के रूल्स होते हैं, तो हम उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि किस तरह से एक बच्चा दुनिया को किस नज़र से देखता है। तो फिर उसने आगे कुछ कही थी कि जो ग्रामर इज़ द लिंग्विस्टिक इनकोडिंग ऑफ अ सीन इन विच एन एजेंट ब्रिंग्स अबाउट चेंज ऑफ स्टेट इन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, जो मतलब एक काम करने वाला है और वो कोई एक्शन लेता है जिसकी वजह से जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको कोई फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और आगे जो ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये था जी जनाब कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। अब है टेक्सचुअल ओरिएंटेशन। सेंट्रल इशू इज़ टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट टू विच पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक्स डिवाइसेस आर एम्प्लॉयड टू ऑर्गेनाइज स्ट्रेचेस ऑफ डिस्कोर्स इंटरसेंटेंशियली एज वेल एज अक्रॉस ब्रॉडर स्ट्रेचेस ऑफ टेक्स्ट। कहते हैं जी, टेक्सचुअल ओरिएंटेशन में जो हमारा सेंट्रल इशू है, हम ये देखते हैं कि किस तरह से कौन सी ऐसी पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं जिनकी मदद से हमने जो टेक्स्ट है उसको ऑर्गेनाइज भी किया और फिर एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी रखा, कनेक्टेड भी रखा है। एट डिस्कोर्स लेवल, फंक्शनल लिंग्विस्ट्स आर इंटरेस्टेड इन हाउ बोथ वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर डिप्लॉयड टू क्रिएट टेक्सचुअल कोहेजन अक्रॉस सीक्वेंस ऑफ क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। तो जो डिस्कोर्स लेवल मतलब जो बहुत ज़्यादा जो इसको स्टडी करते हैं, डीप जो स्टडी की एक सरफेस जो स्टडी करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स उनका जो इंटरेस्ट है वो यही है कि किस तरह से ग्रामर और आपकी जो वोकैबुलरी है इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है कोहेजन के साथ, के मतलब किस तरह से टेक्स्ट को आपस में लिंक्ड रखा जाता है एक सीक्वेंस के साथ। इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना ये टेक्सचुअल ओरिएंटेशन में आता है। आगे है जनाब, फंक्शनलिस्ट रिसर्च विद सोशल ओरिएंटेशन इज़ इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स फॉर्मल लैंग्वेज सिस्टम एंड एस्पेक्ट्स ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड। कहते हैं जो सोशल ओरिएंटेशन है उसमें क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो रिलेशनशिप है बच्चे की फॉर्मल लैंग्वेज सिस्टम का और जो बाहर की दुनिया है उसका जो आपस में रिलेशन है उसको हम रिसर्च करते हैं कि किस तरह से जो सोशल वर्ड है उसका क्या रोल है कि बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलप हो रही है, लैंग्वेज सिस्टम, फॉर्मल लैंग्वेज सिस्टम डेवलप हो रहा है, इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है। सम ऑफ दिस वर्क एग्जामाइंस चिल्ड्रंस स्पीच एक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद लेक्सिकल और ग्रामेटिकल चॉइसेस। तो इसमें बच्चे के जो स्पीच एक्ट्स हैं उसको देखे जाते हैं, फिर उनका रिलेशन देखा जाता है जो वो वर्ड्स यूज़ करते हैं या ग्रामेटिकल जो चॉइसेस वो करते हैं उसके साथ। Other work looks more broadly at the social context in which children interact and types of speech emerge they are engaged. It also seeks to link these influences to linguistic development. मसलन कि सोशल ओरिएंटेशन में हमने यही देखना है कि जो सोशल डेवलपमेंट है, ये सोशल वर्ल्ड है, वो हमारी लैंग्वेज के ऊपर, जो बच्चा एक लैंग्वेज लर्न कर रहा है उसकी लैंग्वेज के ऊपर क्या असरात डालते हैं। आगे जनाब आ जाता है द फंक्शनल approaches pay attention
रिस्पेक्टिवली टू द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रामेटिकल डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइप इवेंट्स। अब जो फंक्शनल अप्रोचेस हैं इसमें हम क्या करते हैं, अब रिलेशनशिप किसके दरमियान देखा जा रहा है, ग्रामेटिकल डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप इवेंट्स, जो हमारे मतलब इवेंट्स हैं जिन बुनियाद जिस जगह पे हमने जो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस हैं उनको यूज़ किए हैं। बिटवीन ग्रामर को भी हम देख सकते हैं। प्रैग्मेटिक्स, बिटवीन ग्रामर, प्रैग्मेटिक्स एंड टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने ग्रामर को, प्रैग्मेटिक्स को मतलब ने हमने किस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए, उनके स्ट्रेट मीनिंग क्या थे, उनके बिहाइंड द मीनिंग क्या थे, और हमने टेक्स्ट को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया। एंड बिटवीन ग्रामर एंड द सोशल वर्ल्ड, और जो हमने ग्रामर यूज़ की उसका और सोशल वर्ल्ड से मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शनलिस्ट हैं इसमें एक्चुअली देखते हैं कि फंक्शन क्या, कौन सी चीज़ क्या फंक्शन रोल प्ले कर रही है। द फंक्शनल ट्रेडिशन इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी, और ये जो है ये सेकंड लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी में बहुत ज़्यादा वो है, इम्पॉर्टेंट है। इट क्लेम्स दैट द लैंग्वेज आर एलेबोरेटेड टू एक्सप्रेस मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ मीनिंग्स। It claims that language development is driven by pragmatic communicative needs and that the formal resources of the language are elaborated to express more complex pattern of meaning. ये कहता है कि जो हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है एक्चुअली ये कहाँ से ड्राइव होती है, जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम अल्फाज को और कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कोई बात करते हैं, तो इसी से हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। और एक्चुअल द फॉर्मल रिसोर्सेज ऑफ लैंग्वेज आर एलेबोरेटेड टू एक्सप्रेस, और यही मतलब ऐसे रिसोर्सेज होते हैं ये हमें क्या करते हैं, टू एक्सप्रेस मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ मीनिंग्स। फंक्शनलिस्ट रिसर्च टेक्स form of naturalistic case studies, mostly of adults in early stages of second language learning। अब जो फंक्शनलिस्ट है ये क्या करते हैं, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग की जो अर्ली स्टेजेस है ना उसके मतलब स्टडी करते हैं। नेचुरलिस्टिक जो केस स्टडी होते हैं, जो नेचुरली जो कहते हैं ना कि नेचुरली जो उस सोसाइटी में रहते हो सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं। दीज Studies have offered numerous rich accounts of both rate and route of naturalistic second language learning। मतलब इन्होंने ये भी बताया कि किस स्पीड के साथ, किस रेट के साथ कोई बंदा लर्न करता है और इसका तरीकाकार क्या है। They vary in their scope of inquiries. Some adopted a patch approach, studying evolution of forms and developing of second language within time or space domain। तो डेफिनेटली इसमें मतलब सबका डिफरेंट था अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है सेकंड लैंग्वेज की वो सबकी डिफरेंट वेयर एज अदर प्रपोज सेकंड लैंग्वेज बेसिक वैरायटी दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोटो ग्रामर स्टेज दैट आल लर्नर्स शुड पास थ्रू। और कुछ ने जो क्या किया कि सेकंड लैंग्वेज का जो बेसिक वैरायटी थी वो पेश की, और क्या कहा कि जितने भी सेकंड लैंग्वेज लर्नर हैं उन सबको इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशंस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड मेड इंटरेस्टिंग सजेशंस अबाउट इंटरेक्शंस बिटवीन फॉर्मल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशंस हैं उन्होंने क्या किया है कि हमें एक इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन दी है और हमें ये बताया है कि जो फॉर्मल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट है उनका आपस में इंटरेक्शन बताया। फंक्शनलिस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड वेरियस डिवाइसेस विच इंटर लैंग्वेज यूजर्स रिप्लाई टू कन्वे मीनिंग्स। मतलब उन्होंने बहुत सारी डिवाइसेस बताई हैं जो कि जो इंटर लैंग्वेज यूज़र होते हैं वो मतलब एक लैंग्वेज भी सीखी है, दूसरी लैंग्वेज भी सीखी है, तो दो लैंग्वेज जो इंटर लैंग्वेज कहते हैं ना कि बिटवीन द लैंग्वेज जो होते हैं वो यूज़ करते हैं अपने मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए। They have drawn our attention to textual and discourse organization issues and offered considerable evidence that early learners rely heavily on पैराटैक्सिस रादर देन ऑन सिंटैक्सिस। तो उन्होंने को बहुत सारे उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि लोग सिर्फ जो सामने सेंटेंस है उसी के ऊपर मतलब फोकस करें कि जी इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज दिए। उन्होंने बताया कि हाउ मच कॉन्टेक्स्ट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मीनिंग्स। ठीक है, तो ना सिर्फ जो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं आप सिर्फ उनको ना देखें, किस सिचुएशन में कैसे किन हालात में किसने किससे बात की, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, टू इंटरप्रेट, टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग। A continuing limitation of this approach is that most attention is given to the earlier stages of development. The range of target languages investigation is also not very wide। मतलब इसकी ये एक लिमिटेशन है इस चीज़ की, फंक्शनलिस्ट की। तो ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी इंपॉर्टेंट हो, तो इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि इसकी एक लिमिटेशन ये है कि एक तो ये अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को करते हैं, और फिर रेंज ऑफ टारगेट लैंग्वेजेस इन्वेस्टिगेटेड इज़ आल्सो नॉट वेरी वाइड। और फिर जो इसके ज़रिए से
फंक्शनलिस्ट अप्रोच के साथ जो इन्होंने लैंग्वेजेस को इन्वेस्टिगेट किया, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई लिमिटेड सी हैं जिन लैंग्वेजेस को इसमें कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।